नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। बुद्धि 140 से अधिक है, ये तो फिक्स है। बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। अधिकतर करके अभी बुद्धि लब्धि से क्या दे रहा है, सूत्र दे रहा है, ठीक है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 वाला जो चलता है, अधिकतर जगह अभी यही दे रहा है, लेकिन ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो 140 से अधिक है तो वह बच्चा कैसा है बताना है आपको। प्रतिभाशाली है, तीव्र है, प्रखर है या कोई नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो वह बच्चा कैसा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, बताइए किस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो शैशवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा किस पर निर्भर रहता है, दूसरों पर, अपनी माँ पर, अपने पिताजी पर, अपने मामा पर, अपने मौसी पर, चाचा पर, किसी पर भी वो अपने कुछ नहीं कर पाता है, वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। वो अवस्था है शैशवावस्था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, आपको बताना है कि बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा लेकर के, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों का जो मूल्यांकन अभी मुख्य रूप से जो बच्चों को माना जाता है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन माना जाता है। इसी मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का परीक्षा जो है लिया जाना चाहिए, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई बच्चा किसी प्रश्न को जिज्ञासावश लेकर के आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, अगर उस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो उसके जिज्ञासा को क्या कीजिए, शांत कर दीजिए, कि जिससे वो आगे दिमाग और न लगाए, ठीक है। और नहीं आता है तो थोड़ी रोक करके, समझ करके फिर उसको बताना ज़रूरी है। यानी बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा चल रही होती है उसको शांत करना ज़रूरी होता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों के पैर का विकास, बच्चों का मानसिक विकास या कोई नहीं, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है बच्चों में सर्वांगीण विकास करना होता है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। 79 को रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा, आपको बताना है कि 79 को रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा, ठीक है। रोमन संख्या से 1 से 5 शिक्षा का प्रश्न यहाँ पे आता है, आएगा आपका। तो इसके लिए क्या था, 4 एक्सल 3 सीडीएम हमने जो वीडियो बनाया वो बताया है आपको। ये 1 है, ये 5 है, ये 10 का है, उसके बाद 50 का है, फिर सी किसका होता है, 100 का होता है, फिर डी किसका होता है। इसी तरह से 5 से गुना होता है, फिर 2 से गुना होता है, फिर 5 से, फिर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना लिखा हुआ है, 79। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 लेंगे, ठीक है। 50 के लिए एल हो जाएगा। फिर 3 बार एक्स लेंगे, यानी 80, 2 बार एक्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 बार एक्स है, 70 हो गया। और फिर आई एक्स ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 79 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका रोमन संख्या लिख लीजिएगा, बहुत सा रोमन संख्या आपको एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है, 5 का स्क्वायर पावर 5 का मान कितना होगा। 5 का पावर 7 होगा, 5 का पावर 3 होगा, 5 का पावर 10 होगा या 5 का पावर 9 होगा, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है बीजीय व्यंजक में, ए का पावर m, उसका पावर यदि n रहेगा तो क्या होता है, a होता है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये m इंटू n होगा, गुना के रूप में होगा, ठीक है। तो 5 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू n, 2 पच्चे 10, यानी 5 का पावर 10 होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
5 का पावर -3 का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ 5 पर अगर माइनस रहे तो सबसे पहले इसको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो प्लस करने के लिए क्या करना होगा, अभी मान लीजिए 5 है तो 5/1 है और यहाँ पर माइनस है। जब इसको हम पलटेंगे 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा तो 1/5 होगा। अब ये जो पावर था वो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो 5 का पावर -3 है तो इसको करेंगे 1/5 और इसका पावर हो जाएगा 3। तो 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 5 का पावर 3 होगा तो कितना होगा, तो 5 को 3 बार करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 125 होगा। तो 1/125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/125 किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21 का गुणनखंड है 3 7, 1 3 7 21, 7 21 कोई नहीं। ठीक है, तो 21 का गुणनखंड 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और 21 से भी कटता है। तो 1 3 7 21 का गुणनखंड होगा, राइट आंसर बी हो गया। क्लियर। 75% का मान भिन्न में है, 75% का मान भिन्न में है 3/6, 3/5, 3/4, 3/9। ठीक है, 75% का मतलब क्या होगा, 75/100 होगा। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौके 100 यानी 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में है, सी में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 व्यक्तियों के समूह में 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष हैं, पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम का ये जो है टोटल पीडीएफ और वीडियो आपको दे दिया गया है। आप सभी जो तैयारी किए होंगे वो बहुत से लोग 50 से 50 ला सकते हैं, जो नहीं तैयारी किए होंगे उनको यहाँ दिक्कत है, तो आप सभी तैयारी कर लीजिए। टोटल पीडीएफ वीडियो आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए टोटल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं कुल व्यक्ति, 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष है। तो पुरुष 6 स्त्री हो गए तो पुरुष कितने हो गए, 4, पुरुष का प्रतिशत। ठीक है, तो पुरुष का प्रतिशत मतलब ऊपर पुरुष की संख्या और नीचे कुल संख्या 10 और इंटू क्या करते हैं 100, 10 दहियम 100 और 4 दहियम 40, तो 40% होगा। 40% किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक घड़ी रुपये 6000 में खरीद कर 6500 में बेचा जाता है, लाभ हानि क्या और कितना होगा बतावें। ठीक है, 6000 में ख़रीदा गया मतलब सीपी यहाँ पर 6000 है। ठीक है, और बेचा गया 6500 में, एसपी यहाँ पर कितना है 6500, विक्रय मूल्य 6500 है। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, इसलिए लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो बड़का में से छोटा घटाएंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। विक्रय मूल्य 6500 है और माइनस ये 6000 है, तो 500 रुपया हो गया। 500 रुपया किस में है, लाभ, तो बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। छायांकित चित्र का भिन्न है, छायांकित चित्र ये जो दिया गया है इसका भिन्न में मान कितना होगा, 3/4, 2/3, 1/4, 1/2। ठीक है, छायांकित चित्र का भिन्न का मतलब होता है छाया किया हुआ भाग। तो छाया किया हुआ ये जो वृत्त है कै भाग में बटा हुआ, 2 भाग में। तो छाया किया हुआ 1 भाग है और नीचे होता है टोटल भाग, तो टोटली कै भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में, तो टोटल 2 यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको इस तरह से मिलता, इस तरह से मिलता, अभी एक और प्रश्न इसी में देख लीजिए, इस तरह से मिलता और ये रंगा हुआ रहता, तो ये छायांकित भाग का मान क्या होता है, इसमें छाया के हुआ भाग कैगो है, एगो, और टोटल कैगो है 1 2 3, तो 1/3 होता। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रकार का कोण है आपको बताना है, यहाँ फिगर देके बताइए किस प्रकार का कोण है। ठीक है, 85 डिग्री है, किस प्रकार कोण है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण कोई नहीं है। समकोण मतलब एक्यूरेट 90, एक्यूरेट 90, न्यून कोण मतलब 0 से लेकर 90 के बीच, तो 85 किसके बीच आता है, 0 से 90 के बीच, तो ये न्यून कोण में चला जाएगा। अधिक कोण मतलब 0 और 90 से अधिक। ठीक है, क्या होता है 90 से अधिक, तो ये 90 से अधिक नहीं है, 90 से कम है, तो 90 से कम वाला न्यून कोण और 90 से अधिक वाला अधिक कोण, तो ये न्यून कोण में चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर न्यून कोण हो जाएगा। 3140 में 3 का स्थानीय मान है, 3140 में 3 का स्थानीय मान है 3, 30, 3000, 30,000। ठीक है, तो स्थानीय मान हम लोग स्थान दे के निकालते हैं, तो ये इकाई में 0 है इसलिए इकाई का इसका 0 का स्थानीय मान 0 होगा। ये दहाई पर है इसलिए 4 का स्थानीय मान 40 होगा। ये सैकड़े पर है, ये किस पर है, सैकड़े पर है, इसलिए 1 का स्थानीय मान 1 सैकड़ा 100 होगा। ये 1000 पर है तो 3 का स्थानीय मान 1000 मतलब 3000 होगा। ठीक है,
तो राइट आंसर 3000 हो गया, सी हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। मिनी अपने जन्मदिन के अवसर पर हरा रंग का रिबन 4 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा लाल रंग का रिबन 5 मीटर 40 सेंटीमीटर खरीदी। मिनी कुल कितना मीटर रिबन खरीदी? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हरा रंग का रिबन वो कितना खरीदी है? 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक, और लाल रंग का रिबन कितना खरीदी है? 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना खरीदी? आपसे ये पूछा था। तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर, 0 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, 4 5 9 1 10 मीटर हो गया। तो ये टोटल 10 मीटर हो गया। इधर 0 0 मतलब खत्म हो गया, तो 10 मीटर रिबन हुआ खरीदी है। 10 मीटर किस में है? ए में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज करेगी। ठीक है, 500 रुपये यानी मूलधन कितना दिया है बताइए? 5,000 रुपये है मूलधन, और आर कितना है बताइए? 20% है, और कितना है? समय कितना है? 3 वर्ष है। 3 वर्ष साधारण ब्याज निकालो। ठीक है, तो साधारण ब्याज जिसको हम लोग एसआई कहते हैं, एसआई बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बटा 100, इतना ही लोग लिखते हैं। ठीक है, पी कितना है बताइए आपका? 5000, आर कितना है? 20, और टी कितना है? तो टी नहीं है। ठीक है, कि दर से 3 वर्ष, टी 3 वर्ष दिया हुआ तो 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 लिख देंगे, और बटे क्या हो? साधारण ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा में कर देंगे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या बचा हमारे लोग के पास? 50 दूनी 1000। ठीक है, 50 गुने 20 करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 5 दूनी 10, 1000, और 1000 गुने 3 यानी 3000। ठीक है, तो 3000 किस में है? बी में है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बना लीजिएगा, सबका बन जाएगा, सबका बना हुआ है, सबको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, साधारण ब्याज एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 होता है, गुने टी बट्टा 100 होता है। अब हम लोग के नज़र में है कि पी कितना है? तो पी 800 है, पी 800 है। पी गुने आर, आर कितना है? ब्याज की दर से 10%, तो ये है पी गुने आर गुने टी, टी कितना है? 2, और बट्टे कितना हो गया? 100। ठीक है, तो पी गुने आर गुने टी बटा 100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, अब नहीं जाएगा। तो 8 दही हम कितना हो गया? 8 दूनी 16, 16 हो गया ना, और ये 10 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। 160 किस में है बताइए? 160 है, ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा। रमेश ने एक पंप 2500 में खरीदा, 2500 में खरीदा, और उसकी मरम्मत पर 150 खर्च करके उसे 3000 बेच दिया, उसका लाभ हानि बताइए। ठीक है, रमेश एक पंप 2500 में खरीदा था, पंप 2500 में, और 2500 और मरम्मत पर 150 खर्च किया, तो इसका टोटल क्रय मूल्य देख लीजिए। 150 खर्च किया तो 0, और यहाँ पे हो गया आपका 2500 था। ठीक है, 2500 था और 150 इसको जोड़ लीजिएगा, 2500 और 150, तो कितना हो गया? 0 5 5 1 6 26 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? 26 50 हो जाएगा। तो खर्च करके उसे 3000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 3000 बेचा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 26 50। ठीक है, अब बेचा कितने में? 3000 में बेच दिया। तो उस सौदे पर लाभ या हानि क्या हुआ? ठीक है, तो सौदा पर यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 3000 में से 2650 घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा बी 350 रुपये। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आपका बना हुआ है कुल क्रय मूल्य 2500 प्लस ऊपरी ब्याज जो हो गया 2650, विक्रय मूल्य हो गया कितना? 3000 बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा हो जाए तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, तो 3000 में से 2650 जाएगा तो कितना बचेगा? 350। राइट आंसर इसका 350 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रीता ने एक पुरानी साइकिल रुपये 1100 में खरीदी, वह उसके मरम्मत पर रुपया 200 खर्च की, अब वह उसको 1600 रुपये में बेच दी, तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, 1600 रुपये में बेच दी, तो लाभ या हानि केवल बताना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक पुरानी साइकिल कितने में खरीदी थी? 1100 में। चलो साइकिल का बात है तो जल्द से शॉर्ट आउट कर देते हैं। उसकी मरम्मत पर 200 और लगा दिया, 200, यानी अब कितने की साइकिल हो गई? 1300। ठीक है, अब देखिए
खर्च किया, अब वो उसको 1600 रुपये में बेच दिया। ये खरीदने का था, क्रय मूल्य था। अब विक्रय मूल्य क्या आ रहा है बताइए? विक्रय मूल्य 1600 आ रहा है। विक्रय मूल्य कितना है? 16 से, ठीक है, हाँ 1600। उसको 1600 में बेच दिया, ठीक है। अब खर्च किया, वो उसको 1600 में बेच दिया, ठीक है। तो उससे लाभ या हानि क्या हुआ ये बताएं, ठीक है। लाभ या हानि क्या हुआ? तो यहाँ पर 1100 दो 1300, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपको? वह उसको 1600 रुपये देता है, ठीक है। तो 1100 में खरीदी, उसके मरम्मत पर 200 1300, और बेची 1600 में। कितना सौ में? 1600 में। तो विक्रय मूल्य 1600 है और क्रय मूल्य कितना आपका आ रहा है? 1300 है, ठीक है। तो लाभ हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1600 माइनस 300, राइट आंसर हो जाएगा 1300, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16,000 था, इसमें से 1300 तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 1600 में से 1300 जाएगा 300, 300 किस में है? ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो गया। बाकी यहाँ पे बना हुआ है, आप सभी को देख लीजिएगा, घटा लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। 3x माइनस 36 का गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब उसको तोड़ देना, ठीक है। तो 3x माइनस 36, ठीक। तो 3 इसमें है, तो 3 गुने एक्स माइनस माइनस है 36, 36 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 के साथ? तो 3 गुने 12 लिख सकते हैं ना। 3x माइनस 36 या 3x माइनस 12, और दोनों में कॉमन क्या है? इधर वाले के लिए भी कॉमन है 3 और इसके लिए भी कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो एक पहुँचेगा x में और एक पहुँचेगा 12 लेकर के, यानी 3x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 12 कहाँ है? तो 3x प्लस 12 बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 9x माइनस 36 का गुणनखंड है, 3x माइनस 36 का गुणनखंड है। तो 3x को देखिए तोड़ लिए और 36 को भी यहाँ पर तोड़ लिए। दोनों में कौन कौन सा चीज़ मिल रहा है आप देखिए यहाँ पे दोनों में, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 ले लेंगे इनटू, ठीक है। अब इसमें x है, इधर नहीं है, तो 3 हो गया, और इनटू में इसमें इनका वाला ग्रुप में x मिलेगा, ग्रुप में x मिलेगा, और इधर कितना था? 3 दूगो था, ठीक है। कितना था? 3 एगो ले लिए, तो इसमें जाए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, ठीक है। 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 12 ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 12 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। 21x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 27x क्यूब वाई स्क्वायर का गुणनखंड है, ठीक है। तो 21 को हम क्या लिखेंगे बताइए? इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 7 और लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक है। और प्लस 27x क्यूब वाई स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? तो 27 के लिए लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, एक एगो 3 है ये है, तो 3 गुने 9 27 हो गया, और एक्स क्यूब तो एक्स 3 बार है तो 3 बार, और वाई स्क्वायर तो वाई 2 बार है तो 2 बार, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, दोनों में क्या मिलेगा वो आपको देखना है। तो 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक ना, और कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 7x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। एक एक्स भी हम लोग ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ ज़्यादा समय लगता है। देखिए यहाँ पे मिल रहा है कौन कौन, तो 3 मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 7y प्लस 9x, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी संख्या का 3 गुना, तो मान लीजिए x है, उसका 3 गुना में 8 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 32 प्राप्त होगा। अब देखिए, तो वह संख्या बताना है, तो 3x बराबर 32 माइनस 8, ठीक है। 32 में से 8 गया, 3x बराबर 32 माइनस 8, तो कितना बच गया आपका? 24 बच गया। अब ऊपर पर गुना कर लीजिए, तो 3 8 24, x बराबर 8, तो x बराबर 8 इसका आंसर हो जाएगा। 8 किस में? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक कार्य हैं, जो परिवार होते हैं उनका मुख्य शारीरिक कार्य क्या क्या होता है आपको बताना है। पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, ये सभी, ठीक है। तो परिवार का मुख्य कार्य बच्चों का पालन पोषण, बड़ों का पालन पोषण, भोजन देना और उनका शारीरिक सुरक्षा देना, ये सभी परिवार के मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। परिवार की सामान्य विशेषता है, परिवार की सामान्य विशेषता है, परिवार की कौन सी विशेषता सामान्य है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या सभी, ठीक है। परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या सभी। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा
वो यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, एक परिवार के लिए विवाह संबंध भी होना चाहिए, उसका समान निवास भी होना चाहिए, वंशवाद भी होना चाहिए, सभी, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है? आनंद की मित्रता, गुण की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपयोगी की मित्रता। कौन सी मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, तो अच्छाई की जो मित्रता है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, अच्छाई की मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? आलस्य का अभाव, कृषि व्यवसाय के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि सभी परिवार मिलकर कृषि कार्य कर लेते हैं। श्रम विभाजन की सुविधा, इसमें सभी लोगों को अलग अलग काम की सुविधा रहती है। और एक है आलस्य का अभाव, तो संयुक्त परिवार में आलस्य का अभाव नहीं होता है। ठीक है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय परिवार का स्वरूप है। भारतीय परिवार किस प्रकार का? भारत में जो हम लोग का भारतीय परिवार है वो किस प्रकार का स्वरूप है? मातृस्थात्मक है, पितृस्थात्मक है, मातृस्थानीय है, या कोई नहीं? ठीक है, तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है वो आपका पितृस्थात्मक है। ठीक है, देखिए यूपी टेट एमपी टेट 2021 में भी पूछा था। तो भारतीय परिवार का जो मुख्य स्वरूप है वो आपका क्या है? तो पितृस्थात्मक है, पिता के आधार पर चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार, या कोई नहीं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? ठीक है, तो समरक्त संबंधी परिवार कौन होता है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार, कोई नहीं। तो समरक्त सभी रक्त के मिले हुए लोग रहते हैं, तो कौन होता है? संयुक्त परिवार में ही सभी रक्तों के लोग मिले हुए रहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव है, अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते उसको क्या कहलाते हैं? जनन की क्रिया, श्वासन की क्रिया, कायिक क्रिया, कोई नहीं। ठीक है, तो जनन क्रिया द्वारा सभी जीव अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, वह प्रक्रम जनन कहलाता है। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं। बहुत सा पौधा आप ऐसा देखते हैं जो उसका डंठल तोड़ कर लगा देते हैं और उससे वह लग जाता है। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज का ही पौधा तैयार हुआ है, वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, यह सभी। ठीक है, तो बिना बीज का होगा तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। इसमें बिना बीज का होता है। क्या होता है? बिना बीज का, यानी वैसे पौधे जो बिना बीज के ही तैयार होते हैं उसको अलैंगिक जनन में हम लोग कहते हैं। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बिहार टेट में पूछा था, जिसमें बीज से पौधा तैयार होता है उसको बीजू पौधा हम लोग कहते हैं। और वो कौन सा होता है? तो लैंगिक जनन होता है। जो बीज से तैयार होता है वो लैंगिक जनन है, जो बिना बीज के तैयार होता है वो अलैंगिक जनन है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। आलू, गुलाब, गन्ना, चमेली में किस प्रकार के जनन से पौधे उगाया जाता है? बताइए। आलू, गुलाब, गन्ना, चमेली में किस प्रकार के जनन से पौधे उगाए जाते हैं? लैंगिक, अलैंगिक, प्रकाश संश्लेषण, या सभी। ठीक है, तो इसमें देखिए अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन, बिना बीज के पौधे तैयार होते हैं। ठीक है, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है? भूमिगत, भूवाय, भूपरत, कोई नहीं। ठीक है, तो ये भूमि के अंदर से निकलते हैं, इसलिए इसको हम लोग भूमिगत तना के अंतर्गत इसको रखते हैं। ठीक है, मिर्चा, तिल, मक्का में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? बताइए। मिर्चा बीज से हम लोग पौधा तैयार करते हैं, तिल का बीज से हम लोग करते हैं, मक्का का बीज से करते हैं। तो जिसमें बीज से पौधा तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। यानी मिर्चा है, तिल है, मक्का है, इसमें किससे पौधा तैयार होता है? लैंगिक जनन से तैयार हो जाता है। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ टेट 2021, पंजाब टेट 2016 और यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, पुदीना, हल्दी, मूली। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीस कर पिलाया जाता है? ठीक है, तो यह है ब्रायोफाइलम, जिसको हम लोग पत्थर चट्टा कहते हैं, उसका पौधा पीस कर पिलाया जाता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट जो है
किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिका, बहुकोशिका, द्विकोशिका या कोई नहीं? किस प्रकार का जीव है? बिहार टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या पाया जाता है? एकल कोशिका पाया जाता है। ईस्ट में जनन किस विधि के द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आ गया है कि ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, कायिक, प्रकाश संश्लेषण सभी। ठीक है, तो ईस्ट में जो जनन होता है वो क्या होता है? मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा, ईस्ट में मुकुलन विधि होता है। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? देखिए, पुष्प में 2 जनन अंग होता है, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुष्प केसर। तो नर मतलब क्या हो गया? पुरुष। नर मतलब पुरुष। तो पुरुष के जनन अंग को पुरुष रहेगा तो पुंकेसर कहिएगा, पुरुष रहेगा तो पुंकेसर। ठीक है, तो पुष्प का नर माने पुरुष जनन, नर जनन अंग कहेगा मतलब नर मतलब पुरुष, तो पुरुष जनन अंग याद रखिएगा, पुरुष से पु और पु से पुंकेसर कर दीजिएगा, तो उसको हम लोग पुंकेसर कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं? पुष्प का मादा जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकण या कोई नहीं। ठीक है, मादा मतलब यहाँ पर क्या हो गई? स्त्री को हम लोग कहते हैं मादा। ठीक है, स्त्री को कहते हैं, तो स्त्री से क्या बन जाएगा बताइए? स्त्री केसर। तो मादा जनन अंग, मादा मतलब स्त्री का जनन अंग, तो उसको हम लोग स्त्री केसर का नाम जाएंगे। यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पपीता में किस प्रकार का जनन होता है बताइए? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक या कोई नहीं? तो पपीता बीज से तैयार होता है, इसलिए पपीता में जो बीज से तैयार होता है उसको लोग लैंगिक जनन कहता है। पपीता में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए अगला। सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? तो हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं सभी जीव जंतु। सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? लेते तो है ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते कौन है? देखिए, एमपी टेट 2013, यूपी टेट 2018, सीजी टेट 2014। देखिए, सब कुछ प्रश्न हम आपको इस कदर छाट दिए हैं कि आप सिर्फ यहाँ से केवल नोट्स लेके भी पढ़ के जाइएगा ना, तो आपको हम बता देते हैं कि अन्य जितना भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं वो सब आपका वहाँ फेल है, सब फेल है। बस ये बता दे रहे हैं। बस आपको तैयारी करने की ज़रूरी है। जेसीईआरटी किताब से नहीं है तो जेसीईआरटी का फुल नोट्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें किसी तरह का आपको कुछ सोचना नहीं है, सब बनाया है। आप चाहिएगा तो आपके लिए 20 दिन सफिशिएंट है, समझ गए? तो सब लेके पढ़ के जाइएगा। तो सभी जीव जंतु कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु जो है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? O2, CO2, नाइट्रोजन या सभी। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? तो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। किसी वास स्थल के सभी सजीव, पौधा या जंतु उपस्थित रहते क्या कहलाता है? जैव घटक, अजैव घटक, मृदा घटक या कोई नहीं। ठीक है, तो किसी वास स्थल का सभी सजीव प्राणी जितना होगा उसको हम लोग जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। सजीव प्राणी जितना उसको जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं, तो ए जैव घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सजीव प्राणी रहेंगे। ठीक है, किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जिसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप, पत्थर किस प्रकार का घटक है? ठीक है, किसी वास स्थल के सभी निर्जीव, जितने भी निर्जीव चीज़ है, मिट्टी निर्जीव है, जल निर्जीव है, वायु निर्जीव है, प्रकाश निर्जीव है, ताप निर्जीव है, पत्थर निर्जीव है। तो निर्जीव, तो जीव जिसमें रहेगा मतलब सजीव वाला चीज़ जैव घटक और निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक होता है। ठीक है, तो निर्जीव वाला चीज़ अजैव घटक में जाएगा, तो सभी चीज़ अजैव घटक के अंतर्गत आएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? यूपी टेट 2019 में पूछ दिया। देखिए, नागफनी, कैक्टस, खजूरिया सभी। ठीक है, तो देखिए जितने भी कांटेदार पौधे हैं वो सभी क्या होता है? मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा रहती है, पानी ग्रहण ज़्यादा देर तक करके रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए नागफनी है, कैक्टस है, खजूर है, ये सभी मरुस्थल वाले जीव जंतु है। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। यूपी टेट, सीजी टेट या हरियाणा टेट। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, पृथ्वी है, इसके ऊपर हम लोग जल की बात करते हैं। तो एक होता है देखिए 22 मार्च और ये होता है 22 अप्रैल, यानी 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बस 22 से बस है तो अप्रैल में है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भार के अनुपात से जल में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:3 या 3:1, ठीक है। भार के अनुपात से याद रखिएगा, ठीक है। तो भार से यहाँ पर क्या होता है? H2O होता है, तो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है भार से। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कितना हो रहा है? 1:8 होता है। 1:8 किसमें? ए में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, सीजीटेट 2014 में पूछा था, 7.4, 8.2, 7 या कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्लियर? शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। बिहार टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। हमारे शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत है? 70, 80, 90 या 60, ठीक है। तो हमारे शरीर में जल लगभग कितना प्रतिशत है? तो 70% है, ठीक है। हमारे दैनिक आवश्यकता के लिए वर्षा जल इकट्ठा करना क्या कहलाता है? बादल जल संग्रहण, वायु जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण या कोई नहीं, ठीक है। तो वर्षा के जल का संग्रहण क्या कहलाएगा बताइए? वर्षा जल संग्रहण कहलाएगा। तो राइट आंसर सी होगा, वर्षा जल संग्रहण होगा। अगला प्रश्न है, चलिए वस्तुनिष्ठ अगला प्रश्न है, जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णवाती वन, उष्णशीतोष्ण सदाबहार वन या कोई नहीं। तो राइट आंसर डी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, जो वन सालों भर हरे भरे रहते हैं उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है।